हम्म। महान दार्शनिक सुकरात ने न एक बार एक बहुत ही झकझोर देने वाली बात कही थी। उन्होंने कहा था कि एक इंसान के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और कोई हो ही नहीं सकती कि वो अपनी पूरी शारीरिक और मानसिक क्षमता को जाने बिना ही बूढ़ा हो जाए और बस मर जाए। हाँ, ये विचार सच में अंदर तक छुपता है। मतलब हम लोग अक्सर यही मानकर बैठ जाते हैं कि हमारी जो अभी की स्थिति है ना, जो हमारी वर्तमान क्षमता है, बस वही हमारी आखिरी लिमिट है। बिल्कुल। और हम एक बहुत ही छोटे और सीमित दायरे में सिमट कर अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। तो आज की इस डीप डाइव में हम जो स्रोत खंगाल रहे हैं, जैसे डेविड गॉगिन्स की अविश्वसनीय कहानी, फ्रेडरिक नीचे का दर्शन और स्टैनफोर्ड की बिल्कुल नई न्यूरोसाइंस रिसर्च, वो सब मिलकर एक ही बात साबित कर रहे हैं। और वो बात ये है कि औसत बने रहना या बस एक साधारण सी आरामदायक जिंदगी जीते रहना अब केवल एक स्वभाव की बात नहीं रही। ये एक तरह की दिमागी बीमारी बन चुका है। राइट। और आज हमारा मकसद सिर्फ जोश भरना या कोई मोटिवेशनल बातें करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज हम उस बायोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक ढांचे को समझेंगे जो हमें इस आराम की जिंदगी में जकड़े रखता है। हम देखेंगे कि कैसे दर्द और संघर्ष का सही इस्तेमाल करके कोई भी इंसान अपनी पूरी पहचान को जड़ से बदल सकता है। तो इस पूरी पहेली को समझने की शुरुआत ना डेविड गॉगिन्स के ऑफिस की एक घटना से होती है। एक 25 साल का लड़का उनसे मिलने आता है। हाँ, वो लड़का जो अपनी जिंदगी में पूरी तरह से दिशाहीन था। एग्जैक्टली। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कभी वो सोचता कि आर्मी ज्वाइन कर ले, कभी सोचता बिजनेस शुरू कर ले। उसका वजन भी बहुत ज्यादा था और कोशिश करने के बाद भी कम नहीं हो रहा था। और गॉगिन्स का नजरिया इन सब चीजों में बहुत अलग होता है। उनके पास मानो एक एक्सरे विजन है जो इंसान के बाहरी बहानों को चीरकर सीधा उसकी असली समस्या को पकड़ लेता है। उन्होंने उस लड़के की बातें बस कुछ मिनट सुनी और समझ गए कि उसकी समस्या उसका वजन या उसका करियर नहीं है। तो फिर मतलब असली समस्या क्या थी? असली समस्या ये थी कि उस लड़के ने मुश्किलों के सामने पूरी तरह से हथियार डाल दिए थे। जब भी कोई काम मुश्किल होता या उसमें थोड़ी सी भी तकलीफ होती ना, वो तुरंत अपना रास्ता बदल लेता था। दर्द से भागना उसकी एक गहरी आदत बन चुकी थी। अच्छा। हाँ, और गॉगिन्स ने महसूस किया कि यही वो चीज़ है जिसे हम मीडियोक्रिटी या औसत दर्जे की जिंदगी कहते हैं, कि बस किसी तरह बिना ज्यादा मेहनत के काम चल जाए। चलिए इस बात की थोड़ी परतें खोलते हैं। अगर वो लड़का बस डरकर भाग रहा था, तो क्या यह सिर्फ उसकी एक खराब आदत थी या फिर उसके दिमाग की वायरिंग ही उसके खिलाफ काम कर रही थी? यहीं पर विज्ञान की एंट्री होती है। और ये सिर्फ उस लड़के की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। बायोलॉजी में इसे फ्रॉग ब्रेन बायस के जरिए समझाया जाता है। फ्रॉग ब्रेन मतलब मेंढक के दिमाग, ये क्या कॉन्सेप्ट है? आपने शायद वो कहावत सुनी होगी कि अगर आप एक मेंढक को उबलते हुए पानी में डालेंगे तो वो तुरंत बाहर कूद जाएगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर आप उसे ठंडे पानी में रखकर धीरे धीरे पानी गर्म करेंगे ना, तो मेंढक को उस आरामदायक गर्माहट की इतनी आदत हो जाएगी कि वो खतरे को भांप ही नहीं पाएगा और अंततः उसी पानी में उबलकर मर जाएगा। अरे बाप रे। हमारा दिमाग, विशेष रूप से हमारा जो लिम्बिक सिस्टम होता है, वो बिल्कुल इसी तरह काम करता है। हमारे दिमाग को महान काम करने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया है। इसका इकलौता काम है हमारी ऊर्जा बचाना और हमें सुरक्षित रखना। ये सुनते तो मुझे लग रहा है कि मेरा दिमाग असल में एक आलसी रूममेट की तरह है जो सिर्फ ऊर्जा बचाना चाहता है और सारा दिन सोफे पे पड़े रहना चाहता है। बिल्कुल, बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। लेकिन एक बात बताइए, अगर ये हमारी बायोलॉजी ही है, अगर प्रकृति ने हमें ऐसा ही बनाया है, तो फिर हम खुद को दोष क्यों देते हैं? मतलब रात को सोते समय इंसान को अपनी कमियों के लिए इतना गिल्ट या अपराधबोध क्यों महसूस होता है? क्योंकि हमारे अंदर चेतना है, हम सिर्फ जानवर नहीं हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमन की रिसर्च इस अपराध बोध का वैज्ञानिक कारण बताती है। उन्होंने दिमाग के एक खास हिस्से पर गहराई से शोध किया है जिसे एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स या शॉर्ट में AMCC कहते हैं। AMCC, अच्छा। हाँ, और ये हिस्सा हमारे दिमाग में हमारी इच्छा शक्ति का केंद्र है। लेकिन डॉक्टर ह्यूबरमन की इस रिसर्च पर भरोसा कैसे किया जाए? मतलब क्या कोई शारीरिक बदलाव सच में हमारी विल पावर तय कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ये रिसर्च बहुत ही ठोस है। ब्रेन स्कैन में ये साफ तौर पर देखा गया कि ये AMCC वाला हिस्सा उन एथलीटों और मुश्किल हालात से लड़ने वाले लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा और विकसित होता है। अच्छा, और जो लोग आलसी होते हैं? जो लोग आलसी होते हैं या जो हमेशा आसान रास्ता चुनते हैं, उनके दिमाग में ये हिस्सा सचमुच सिकड़ा हुआ होता है।
और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि ये हिस्सा किसी दवाई या सिर्फ अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने से नहीं बढ़ता। तो ये बढ़ता कैसे है? ये केवल तब बढ़ता है जब हम मन मारकर कोई ऐसा काम करते हैं जो हम बिल्कुल नहीं करना चाहते। जैसे कि? उदाहरण के लिए, कड़ाके की ठंड में जब रजाई से निकलने का मन ना हो, तब उठकर ठंडे पानी से नहाना। जब इंसान अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर कोई कड़ा कदम उठाता है ना, तब एएमसीसी में न्यूरॉन्स जुड़ते हैं और इसका आकार बढ़ता है। बाप रे, ये सुनकर तो मुझे लग रहा है कि मेरा एएमसीसी अब तक सिकुड़कर मटर के दाने के बराबर हो चुका होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आज सुबह ही मैंने जिम जाने की बजाय अपने फोन का अलार्म 3 बार स्नूज किया था। हाँ, हम में से ज्यादातर लोगों का यही हाल है, लेकिन विज्ञान ये भी कहता है कि इसे वापस बढ़ाया जा सकता है। तो अगर हमारी बायोलॉजी हमें हमेशा आराम की तरफ खींचती है, तो दुनिया के वो कुछ चुनिंदा लोग इस फ्रॉग ब्रेन को कैसे हराते हैं? मुझे लगता है इसे समझने के लिए हमें गॉगिन्स की उस मशहूर और खौफनाक 160 किलोमीटर वाली रेस की तरफ मुड़ना होगा। बिल्कुल सही। सैन डिएगो की वो 100 मील की दौड़ इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि इंसान की असली क्षमता क्या होती है। गॉगिन्स ने बिना किसी खास ट्रेनिंग के और बिना सही जूतों के इस रेस में हिस्सा लिया था। हाँ, उस रेस के जो विवरण स्रोतों में दिए गए हैं वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। 112 किलोमीटर तक तो वो अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगाकर दौड़ते रहे, लेकिन उसके बाद उनके शरीर ने पूरी तरह से जवाब दे दिया था। उनकी किडनी फेल होने लगी। बिल्कुल। और जब वॉशरूम गए तो यूरिन की जगह खून आ रहा था। उनके पैरों के तलवों पर इतने बड़े छाले पड़ गए थे कि खून रिस रहा था, हड्डियां चटकने की कगार पर थीं। फिर वो हारकर एक फोल्डिंग कुर्सी पर बैठ गए। और आपको क्या लगता है उस कुर्सी पे बैठकर क्या हुआ होगा? जब कोई इंसान उस स्तर के दर्द से गुजर रहा होता है ना, तो वहां कोई भी पॉजिटिव थिंकिंग काम नहीं आती। सही बात है। वहां कोई भी मोटिवेशनल कोट आपका साथ छोड़ देता है। गॉगिन्स का अपना दिमाग चीख चीख पर कह रहा था कि रुक जाओ वरना मारे जाओगे। तो फिर वो वापस कैसे उठे? उस हालत में तो कोई भी गिव अप कर देगा। उस कुर्सी पर बैठकर उन्होंने मोटिवेशन का सहारा नहीं लिया, क्योंकि उनके अनुसार मोटिवेशन एकदम कचरा है। कचरा? लेकिन यार, पूरी दुनिया तो मोटिवेशन के पीछे भाग रही है। गॉगिन्स कहते हैं कि मोटिवेशन बिल्कुल पेट्रोल की तरह है। जब आप कोई वीडियो देखते हैं तो आग तो लगती है, लेकिन जैसे ही आप किसी असली मुश्किल से टकराते हैं, वो पेट्रोल तुरंत जलकर खत्म हो जाता है। तो फिर उन्होंने क्या किया? उस कुर्सी पर गॉगिन्स ने जो किया वो एक आइडेंटिटी शिफ्ट था। उन्होंने अपनी पहचान ही बदल दी। उन्होंने खुद के अंदर के जानवर को बाहर निकाला और खुद से बस एक बात कही कि बिकॉज आई एम वन हार्ड मदर। हाँ, वो लाइन तो उनकी बहुत फेमस है। बिल्कुल। शरीर टूट चुका था, लेकिन उस शरीर के अंदर जो इंसान था, उसने अपनी कहानी ही बदल दी थी। रुको, ये बात बहुत दिलचस्प है, लेकिन मुझे एक सवाल पूछना है। क्या ये मानसिकता एक आम इंसान के लिए खतरनाक या टॉक्सिक नहीं है? मतलब आप किस संदर्भ में कह रहे हैं? मतलब किडनी फेल होने तक दौड़ने वाली मानसिकता का उस इंसान से क्या लेना देना जो शायद सिर्फ अपने ऑफिस का कोई मुश्किल प्रोजेक्ट पूरा करना चाहता है या एक अच्छी नौकरी पाना चाहता है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, गॉगिन्स का वो उदाहरण शारीरिक सीमाओं के बारे में नहीं है, वो एक रूपक है। हमें अपनी किडनी फेल नहीं करवानी है। गॉगिन्स की वो दौड़ असल में हमारी मनोवैज्ञानिक सीमाओं को तोड़ने के बारे में थी। अच्छा, मनोवैज्ञानिक सीमाएं। हाँ, और ये हर इंसान पर समान रूप से लागू होता है। इसी अनुभव से गॉगिन्स ने एक बहुत ही कमाल का नियम निकाला, जिसे 40% का नियम कहते हैं। 40% का नियम, ये कैसे काम करता है? जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, चाहे वो दौड़ना हो या कोई भारी मानसिक काम हो, और आपका दिमाग आपसे चीख चीख कर कहता है कि बस अब मैं पूरी तरह थक चुका हूं, अब मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ, वो ब्रेकडाउन वाला मोमेंट। बिल्कुल। तो विज्ञान और गॉगिन्स दोनों मानते हैं कि उस पल में आपने अपनी पूरी क्षमता का केवल 40% ही इस्तेमाल किया होता है। अरे, तो क्या ये वैसा ही है जैसे हम कोई वीडियो गेम खेलते हैं? वीडियो गेम? कैसे? मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि गेम में कैरेक्टर की हेल्थ बार पूरी तरह से लाल हो जाती है, स्क्रीन ब्लिंक करने लगती है और हमें लगता है कि अब तो गेम ओवर होने ही वाला है। लेकिन असल में उस कैरेक्टर के पास एक हिडन लाइफ या दूसरी हेल्थ बार बची होती है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता। अरे वाह, ये बिल्कुल सटीक उदाहरण है। वो लाल ब्लिंक करती हुई लाइट असल में हमारा फ्रॉग ब्रेन है, जो हमें सुरक्षित रखने के लिए झूठा अलार्म बजा रहा है। बाकी का 60% हिस्सा हमारे रिजर्व टैंक में सुरक्षित पड़ा होता है। और इस रिजर्व टैंक तक पहुंचने का रास्ता क्या है? इसका केवल एक ही रास्ता है, दर्द के उस दरवाजे को पार करना। इस दर्द वाले हिस्से को लेकर ना स्टोइको में एक बहुत गहरी बात कही गई है, जिसे द पेन पैराडॉक्स या दर्द का विरोधाभास कहा गया है।
महान स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस का वो मशहूर वाक्य है कि बाधा ही रास्ता है। बिल्कुल। दर्द का विरोधाभास ये है कि हम जिंदगी में जितना ज्यादा दर्द और मुश्किलों से बचकर भागेंगे, हमारी जिंदगी उतनी ही ज्यादा सिकुड़ती जाएगी और अंत में जीवन हमें उतना ही ज्यादा कष्ट देगा। राइट। लेकिन अगर हम स्वेच्छा से दर्द चुनते हैं, चाहे वो सुबह जल्दी उठने का दर्द हो, पसीना बहाने का दर्द हो या कुछ नया सीखने की मानसिक उलझन हो, तो जिंदगी की आम मुश्किलें हमें छू भी नहीं पाती। ओशो और खलील जिब्रान के विचार भी इस बात का बहुत गहराई से समर्थन करते हैं। खलील जिब्रान ने लिखा था कि दर्द असल में उस कवच के टूटने की आवाज है जो हमारी समझ को कैद किए हुए है। इस कवच वाले रूपक को समझिए। एक बीज जब तक अपना कठोर कवच नहीं तोड़ता, तब तक वो पौधा नहीं बन सकता। टूटने की वो प्रक्रिया दर्दनाक होती है। हाँ, सही कहा। ओशो ने भी कहा था कि दर्द से भागो मत, जब वो आए तो उसे गले लगाओ, क्योंकि दर्द इंसान की चेतना को शुद्ध करता है। जब हम दर्द को अपना दुश्मन मान लेते हैं, तभी हम उस औसत दर्जे के दलदल में फंस जाते हैं। ये छिपी हुई 60% क्षमता और दर्द को गले लगाने वाली बात सुनने में तो बहुत ही क्रांतिकारी लगती है। लेकिन एक बात बताइए, एक आम मंगलवार की सुबह जब अलार्म बजता है, तब तो ये सारा दर्शन धरा का धरा रह जाता है। बिल्कुल, उस वक्त कोई फिलॉसफी काम नहीं आती। तो इसे रोजमर्रा की जिंदगी में विज्ञान और आदतों के मेल से कैसे लागू किया जाए? इसे अपनी दिनचर्या में उतारने के लिए हमें न्यूरोसाइंस के विनर इफेक्ट को समझना होगा। विनर इफेक्ट, ये क्या होता है? हमारा दिमाग जीत और हार की गिनती रखता है। जब हम कोई कठिन काम पूरा करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, जैसे अपना बिस्तर खुद ठीक करना या बस 10 मिनट व्यायाम करना, तो हमारे दिमाग में टेस्टोस्टेरोन और डोपामाइन का एक ऐसा पावरफुल कॉकटेल रिलीज होता है जो हमारे दिमाग की वायरिंग को बदल देता है। अच्छा। आप जितनी बार जीतते हैं, आपका दिमाग अगली जीत के लिए उतना ही ज्यादा तैयार हो जाता है। जीतना एक आदत है और हार मानना भी एक आदत ही है। लेकिन आदतें बनाने के लिए का बीजे फोग की टाइनी हैबिट्स का कॉन्सेप्ट बहुत मशहूर है ना, जो कहता है कि चीजों को इतना आसान बना दो कि आप फेल ही ना हो सको। देखिए, टाइनी हैबिट्स अपनी जगह सही है, लेकिन गॉगिन्स का तरीका इसके बिल्कुल विपरीत और कहीं ज्यादा आक्रामक है। वो कहते हैं कि आसान चीजों से तुम्हारा फ्रॉग ब्रेन कभी नहीं डरेगा। रोज कम से कम एक ऐसा काम जरूर करो जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब जानबूझकर खुद को अनकंफर्टेबल करना। बिल्कुल। अगर आपको लोगों के सामने बोलने में डर लगता है तो वही करो। अगर ठंडे पानी से नहाना नफरत भरा लगता है तो रोज नहाओ। ऐसा इसलिए नहीं करना है कि आपको खुद को सजा देनी है, बल्कि इसलिए करना है ताकि आपके उस आलसी लिम्बिक सिस्टम को पता चले कि इस शरीर का असली मालिक कौन है। ये बात दुनिया की बड़ी संस्थाओं को भी समझ आ रही है। मैंने स्रोतों में पढ़ा कि जब नासा अपने अंतरिक्ष यात्रियों का चुनाव करता है तो उनका तरीका बिल्कुल अलग होता है। हाँ, नासा के वैज्ञानिक ये नहीं देखते कि किसी उम्मीदवार ने कितनी डिग्रियां ली हैं या उसने अपनी जिंदगी में कितनी सफलताएं हासिल की हैं। वे जानबूझकर ऐसे लोगों को खोजते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कोई बड़ी विफलता देखी हो। मतलब वो फेलियर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि जब वो इंसान जमीन पर गिरा तो वो वापस कैसे उठा। नासा टैलेंट से ज्यादा इंसान की दृढ़ता यानी ग्रिट को महत्व देता है। इस दृढ़ता को विकसित करने के लिए गॉगिन्स एक और दिलचस्प तरीका अपनाते थे, जिसे वो अकाउंटेबिलिटी मिरर कहते हैं। वे रात को शीशे के सामने खड़े होते थे और खुद से कड़वा सच बोलते थे। हाँ, ये बहुत जरूरी है। लेकिन आज के समय में इंटरनेट पर अगर आप देखें तो सेल्फ लव के नाम पर एक अजीब सी लहर चल पड़ी है। लोग कहते हैं कि मैं जैसा हूं परफेक्ट हूं, या अगर आज काम करने का मन नहीं है तो खुद को आराम दो। क्या ये असली सेल्फ लव है? ये सेल्फ लव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा धोखा है। खुद को ये झूठ बोलना कि मेरी कोई गलती नहीं है सिर्फ एक पलायन है। सच्चा सेल्फ लव ये नहीं है कि आप अपनी कमजोरियों और अपने आलस को गले लगाकर बैठ जाएं। तो फिर असली सेल्फ लव क्या है? सच्चा सेल्फ लव ये है कि आप खुद से इतनी मोहब्बत करें कि खुद को एक औसत इंसान बनकर सड़ने ना दें। तो शीशे के सामने खड़े होकर हमें खुद से कहना क्या चाहिए? शीशे के सामने खड़े होकर खुद से सच बोलना है। अगर आपने आज काम नहीं किया तो खुद से कहिए कि हाँ, तुम आज आलसी थे। इसके साथ ही स्रोतों में अपनी जिंदगी बदलने के लिए 3 बहुत ही ठोस कदम बताए गए हैं।
पहला है द हेल येस और नो रूल। ये नियम क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपका कोई लक्ष्य या सपना आपको अंदर तक डरा नहीं रहा है तो वो सपना बहुत छोटा है। आपको सेफ गेम खेलना बंद करना होगा। और दूसरा नियम? दूसरा नियम है 40% पुश। जब आप काम कर रहे हों और लगे कि अब एक पन्ना भी नहीं पढ़ा जा सकता या 1 मिनट भी और काम नहीं हो सकता, तब सिर्फ 5 मिनट और काम करें। बस 5 मिनट? हाँ, वही अतिरिक्त 5 मिनट आपके AMCC को बड़ा करते हैं और आपको बाकी की भीड़ से अलग कर देते हैं। लेकिन जो तीसरा नियम है ना, किल द विक्टिम, ये मुझे थोड़ा कठोर लग रहा है। मतलब क्या लोगों की परिस्थितियां सच में खराब नहीं होती? कुछ लोगों के पास सच में संसाधन नहीं होते, पैसे नहीं होते। परिस्थितियां बिल्कुल खराब हो सकती हैं, लेकिन गॉगिन्स का कहना है कि दुनिया में किसी को कोई परवाह नहीं है कि आपके साथ क्या बुरा हुआ। जब तक आप खुद को एक पीड़ित या विक्टिम मानते रहेंगे, तब तक आपके पास एक बहाना होगा कुछ न करने का। मतलब अपनी समस्या की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। 100% जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। इसमें एक और बहुत ही विवादित लेकिन असरदार तरकीब है जिसे एनिमी विजुअलाइजेशन कहते हैं। एनिमी विजुअलाइजेशन मतलब किसी दुश्मन की कल्पना करना, अपनी नफरत को अपनी ताकत बनाना। यार ये तो थोड़ा डार्क है। ये डार्क है, लेकिन ये इंसानी मनोविज्ञान का एक कड़वा सच है। किसी ऐसे इंसान की कल्पना करना जो आपकी हार चाहता है, जो आप पर हंसता है, और फिर उसकी उस नफरत या अपनी जिद को अपनी कामयाबी का ईंधन बना लेना। कई बार किसी को गलत साबित करने की जिद में प्यार से कहीं ज्यादा ताकत होती है। तो ये बात तो एकदम साफ हो गई कि संघर्ष, दर्द और मुश्किलें हमें निखारती हैं। लेकिन मान लीजिए कोई इंसान तय करता है कि उसे ये सब नहीं करना है। अच्छा। हाँ, वो सिर्फ आराम की जिंदगी जीना चाहता है, जहां कोई संघर्ष ना हो, कोई दर्द ना हो। वो कहता है कि मेरे पास पैसा है, मैं बस आराम करूंगा। इसका अंजाम क्या हो सकता है? अगर आप इसका अंजाम देखना चाहते हैं तो हमें विज्ञान के इतिहास के एक बहुत ही खौफनाक प्रयोग की तरफ देखना होगा। 1960 के दशक में जॉन कैल्हून नाम के एक वैज्ञानिक ने यूनिवर्स 25 नाम का एक प्रयोग किया था। अरे हाँ, मैंने इस प्रयोग के बारे में पढ़ा है और ये सच में किसी हॉरर फिल्म की तरह लगता है। कैल्हून ने चूहों के लिए एक स्वर्ग बनाया था, है ना? बिल्कुल। उन्होंने एक बहुत बड़ा और सुरक्षित बाड़ा बनाया। वहां चूहों के लिए असीमित खाना था, साफ पानी था, तापमान बिल्कुल सही था, कोई बीमारी नहीं थी और उन्हें खाने वाली कोई बिल्ली भी वहां नहीं थी। मतलब एक परफेक्ट दुनिया, चूहों का स्वर्ग। हाँ, और इसका नतीजा क्या हुआ? चूहों को तो बहुत खुश होना चाहिए था। शुरुआत में आबादी बहुत तेजी से बढ़ी, लेकिन जल्द ही वो स्वर्ग नर्क में बदलने लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि चूहों को खाना खोजने या खुद को बचाने के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ रहा था, इसलिए वे पूरी तरह से आलसी और दिशाहीन हो गए। उनमें से एक समूह ऐसा बन गया जिसे वैज्ञानिकों ने द ब्यूटीफुल वंस या सुंदर चूहे कहा। सुंदर चूहे? मतलब वो क्या करते थे? वो कुछ नहीं करते थे। उन्होंने समाज में अपनी भूमिका निभाना छोड़ दी थी। वो सिर्फ खाते थे, सोते थे और अपने बाल संवारते थे। अरे बाप रे! दूसरी तरफ बाकी चूहों में भयानक आक्रामकता आ गई। वो बिना किसी कारण के एक दूसरे को काटने और मारने लगे। चूहों की माताओं ने अपने बच्चों की देखभाल करना छोड़ दिया और उन्हें बीच में ही मरने के लिए छोड़ दिया। बिना किसी बारी खतरे की ये सब हो रहा था? हाँ, और अंततः बिना किसी बिल्ली या बीमारी के, सिर्फ और सिर्फ आराम और बिना संघर्ष के जीवन के कारण यूनिवर्स 25 की पूरी आबादी खत्म हो गई। कंफर्ट ने उन्हें अंदर से सड़ा कर मार डाला। ये प्रयोग इतना डरावना इसलिए है क्योंकि जब हम इसे आज के हमारे इंसानी समाज से जोड़कर देखते हैं ना, तो सच में सहरंसी होती है। बिल्कुल। हमारे आरामदायक सोफे, फूड डिलीवरी ऐप से आने वाला खाना, नेटफ्लिक्स की कभी खत्म ना होने वाली सीरीज और हर वो आधुनिक सुविधा जो हमें एक कदम भी चलने नहीं देती। क्या ये सब हमारा अपना इंसानों का यूनिवर्स 25 नहीं है? हम बिल्कुल उसी रास्ते पर हैं। विज्ञान यह साबित कर चुका है कि बिना किसी उद्देश्य और बिना संघर्ष के हमारा दिमाग और हमारा समाज दोनों सड़ने लगते हैं। इंसान की आत्मा हमेशा विस्तार चाहती है, वो रुकना नहीं चाहती। सही बात है। अगर हम बहुत ज्यादा आराम में चले जाते हैं तो हम भले ही शारीरिक रूप से जिंदा दिखें, लेकिन मानसिक और आत्मिक रूप से हम मौत की तरफ बढ़ रहे होते हैं। संघर्ष ही वो इकलौती चीज है जो इंसान को वास्तव में जीवित रखती है। तो
आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा को अगर समेटा जाए तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। एक औसत इंसान बनकर, आराम के कुएं में गिरकर कोई भी इंसान कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकता। हमारी जिंदगी में जो असली चुनाव है वो खुशी और दुख के बीच का है ही नहीं। तो असली चुनाव क्या है? असली चुनाव तो आराम से मिलने वाली धीमी मौत और संघर्ष से मिलने वाले असली जीवन के बीच है। बिल्कुल सही कहा। और इस पूरी बात को गहराई से समझने के लिए मौत के बिस्तर का वो विचार सबसे सटीक बैठता है। जरा कल्पना कीजिए कि जिंदगी के आखिरी पलों में जब आप अपने मृत्युशैया पर लेटे हैं, आपके सामने दो अजनबी खड़े हैं। उनमें से एक वो इंसान है जो आप अपनी आदतों और डर के कारण असल में बन गए हैं, और दूसरा वो इंसान है जो आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करके बन सकते थे। अगर उन दोनों इंसानों के बीच बहुत बड़ा फासला है ना, तो उससे बड़ा नरक किसी इंसान के लिए और कोई नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, यानी आपने अपनी जिंदगी की आखिरी बूंद तक अपनी पूरी क्षमता को निचोड़ लिया है, तो वही असली स्वर्ग है। ये एक बहुत ही सशक्त और डराने वाली छवि है। और इसी बात को आज के हमारे आधुनिक दौर से जोड़ते हुए एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा होता है। हम जान चुके हैं कि न्यूरोसाइंस ने साबित कर दिया है कि हमारा AMCC यानी हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो हमारी इच्छा शक्ति तय करता है, वो आराम और सुविधाओं के कारण सिकुड़ जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो आज के इस दौर में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और मशीनें हमारे हर छोटे बड़े काम को आसान बना रही हैं, वो हमारे लिए सोच रही हैं, हमारे लिए लिख रही हैं, हमारे लिए फैसले ले रही हैं। तो क्या इसका मतलब? तो क्या ये तकनीकी विकास असल में मानव जाति के दिमाग को, हमारे विल पावर के केंद्र को जैविक रूप से सिकोड़ रहा है? क्या ये आराम का बढ़ता हुआ विश्वव्यापी स्तर हम इंसानों का अपना ग्लोबल यूनिवर्स 25 बन रहा है, जहां हम सिर्फ सुंदर चूहे बन के रह जाएंगे? यार, ये विचार सच में रात की नींद उड़ा देने वाला है। क्या हम सब अनजाने में अपनी इच्छा शक्ति और इंसान होने का असली मतलब खो रहे हैं? इसी गहरे, चुपते हुए और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हम आज की अपनी ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। अपने उस सिकुड़ते हुए AMCC और उस 40% रिजर्व टैंक के बारे में जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।